This conference will now be recorded. अभी तक हमने बिजनेस इनकम को डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 18 स्पेकुलेटिव इनकम को हमने डिस्कस कर लिया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिस्कस कर लिया था, और एडमिजिबल डिडक्शंस को आज हमने स्टार्ट करना है। इन एडमिजिबल डिडक्शंस सेक्शन 21, और मैंने कहा था कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे सिलेबस का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमने आज स्टार्ट करना था सेक्शन 21। ले जी, ये सेक्शन टू सेक्शन हम इसकी जो है वो इसको देखेंगे, और इसमें कोई इशू हुआ तो उसको साथ साथ हम लेकर चलेंगे। इसकी एग्जांपल सारा कुछ आपके पास वो मौजूद है। पहली जो चीज हमारे पास आ रही है वो है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस। ये चीजें हमें एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगी, और अगर अलाउ होंगी तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। एनी टैक्स पेड और पेएबल, देखिएगा, एनी टैक्स बाय द पर्सन इन पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री, पाकिस्तान में टैक्स पे करे या कि बाहर के मुल्क में टैक्स पे करे, लेविड जो अप्लाई हो ऑन द प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ द बिजनेस, और assessed as a percentage or otherwise on the basis of such profit or gain। उन्होंने जो इसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि वो तमाम टैक्सेस जो आपके किसी प्रॉफिट या गेन के ऊपर लगे हुए हों या असेस किए जाएं किसी परसेंटेज की बेस के ऊपर, वो भी आपको अलाउ नहीं होंगे। इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? जैसे मैं आपको इसकी पहली एग्जांपल अगर कोड करूं तो वो आपको याद होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हमने बात की थी। तो वो जो उसके सेपरेट ब्लॉक के टैक्सेस हैं जो आप पे करेंगे वो आपको अलाउ नहीं है। लॉ को यहाँ जरूरत क्यों पेश आई, उसको ऐसी बात करने की जरूरत क्यों पेश आई कि वो एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं है? उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, फिर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, फिर इसमें से फाइनेंशियल चार्जेस हम माइनस करते हैं, और फिर लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर लिखते हैं इसमें से हम टैक्स को माइनस करते हैं, और फिर लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लॉ कहता है कि ये वाला जो एरिया है ना, आप ये जो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं टैक्स की, ये आपको अलाउ, यानी हमने आपको टैक्स लगाना। तो इससे हमें ये बात समझ आई कि अकाउंटिंग में अकॉर्डिंग टू IAS या IFRS टैक्स हमारा एक्सपेंस होता है। जो हम टैक्स पे करते हैं या एडवांस टैक्स, वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंस। जबकि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये जो टैक्स हम पे करते हैं ये हमारा एसेट होता है। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये आ गया कि हमें ये अलाउ नहीं है। तो ये कहाँ से माइनस करेंगे हम? इन टैक्सेस को हम माइनस करेंगे टैक्स लाइबिलिटी में से। हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसमें से हम ये जो एडवांस टैक्स है उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। एडवांस टैक्स लेस करने के बाद ये जो अमाउंट हमारी आएगी जिसको हम कहते हैं टैक्स पेएबल, ये टैक्स पेएबल हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। राइट, जब ये पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये टैक्सेस एडवांस की शक्ल में हो या पेएबल की शक्ल में हो, दोनों ही हमें अलाउ नहीं है। और अगर किसी भी इनकम में से माइनस हुए होंगे तो हम दोबारा इसको क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल्स क्या है देखिएगा। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, ये भी हमें अलाउ नहीं है। टैक्स असेस्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू,
अगर आपकी उसने केस को ओपन कर दिया और उसने कोई असेसमेंट दी कि आपने इतना टैक्स और जमा करवाना है, तो मैंने बेटा सिर्फ ये कहा है कि कोई भी टैक्स जो आपने पे किया हो किसी गेन्स या लॉस के ऊपर, वो आपको अलाउ नहीं होता। ठीक है, उसकी मैं एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, अगर आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर अगर आपको टैक्स देंगे वो भी अलाउ नहीं होगा। टैक्स असेस्ड बाय द कमिश्नर, अगर कमिश्नर ने कोई असेसमेंट की आपकी, यानी उसने आपका केस ओपन किया और उसने कहा नहीं आपने गलत टैक्स जमा करवाया हुआ है, इतना टैक्स आपने जमा करवाना है, वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। वो सेल्स टैक्स जिसको आप इनपुट क्लेम करते हैं, ये सेल्स टैक्स में जाके बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। टैक्स पेबल ऑन फॉरेन सोर्स इनकम, वो भी अलाउ नहीं है। विद होल्डिंग टैक्सेस, ये भी अलाउ। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो हमें अलाउ होते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। क्या इसकी एग्जांपल है? देखिए, जैसे आप परचेज करते हैं ना कोई चीज, तो आपने चीज 100 की परचेज की, इसका मतलब ये है कि आपने ये चीज पाकिस्तान से परचेज की है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर कोई चीज परचेज करते हैं तो उस परचेज को हम इंपोर्ट कहते हैं। यानी होती ये भी परचेज ही है, लेकिन इसको इंपोर्ट, जैसे ही आप वर्ड इंपोर्ट यूज करेंगे तो उससे फौरन पता चलेगा कि ये चीज कहाँ से परचेज की गई है, बाहर से। यानी ये परचेज है लेकिन फॉरेन कंट्री से है, इसलिए इसको इंपोर्ट कहा जाता है। इसी तरह जब आप सेल करते हैं तो इट मीन्स कि आपने इसको पाकिस्तान में सेल किया। जब आप एक्सपोर्ट का वर्ड यूज करते हैं तो उससे मुराद होती है कि आपने इसको फॉरेन कंट्री में सेल किया है। तो इंपोर्ट के टाइम के ऊपर आप जो कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, क्योंकि वो किसी प्रॉफिट या गेन के ऊपर नहीं होती, होता तो वो भी टैक्स है, लेकिन वो आपको अलाउ है। यानी आपने परचेज की 100 की, आपने 10 रुपये उसके ऊपर टैक्स ड्यूटी दे दी, तो आपकी कॉस्ट कितनी ली जाएगी? 110 रुपये। समझ आ रहे हैं? लेकिन अगर आपने लोकल कोई चीज परचेज की, उसके ऊपर टैक्स दिया, तो वो आपका एडवांस टैक्स होगा, इसलिए लिहाजा उसको हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह एग्जाम में एक दफा आया हुआ है कि शॉर्ट सेल्स टैक्स लाइबिलिटी पेड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों की कुछ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी थी उन्होंने पे कर दी। ठीक है, वो भी आपने इनपुट क्लेम नहीं किया, ना वो किसी प्रॉफिट के ऊपर थी, लिहाजा वो भी आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। ये जो एग्जांपल मैंने 2-3 नीचे लिखी है, इनको सिर्फ याद नहीं करना, इनको सिर्फ देखना है। ये जो चीज है ना, एग्जांपल्स मैंने कोट की है, असल लॉ जो है वो ये है आपका। जो चीज याद करने वाली है वो ये है। बाकी ये नीचे एग्जाम्पल से मुराद ये है कि मैंने समझाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए उसको ये कहा हुआ है। व्हीकल टैक्सेस, जब आप गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाते हैं उसमें इनकम टैक्स को छोड़ दें, बाकी जो टैक्सेस जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं वो भी आपका एक्सपेंस होते हैं। तो हमारा एक सब सेक्शन ए, इसको लिखेंगे कैसे? 21A ऐसे लिखा जाएगा, सब सेक्शन ए ऑफ 21। अब आ गया हमारे पास सेकंड सेक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर फ्रॉम एनी अमाउंट ड्राइव्ड बाय द पर्सन, कोई भी अमाउंट जो एडवांस टैक्स के तौर पे आपसे डिडक्ट की जाएगी वो आपकी अमाउंट माइनस नहीं होगी। ये देखिएगा, एडवांस टैक्स इसकी बात कर रहे हैं। पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज दिस, नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 4.5%। तो इसका मतलब क्या है कि ये अमाउंट कितने परसेंट है? अगर 100 में से आप 4.5% को माइनस कर लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? 95.5%। तो इसका मतलब ये वाली जो अमाउंट है हमारी कितनी है? नेट है ना, बताया गया ये नेट है। तो इसको हम ग्रॉस अप करेंगे, कैसे? हम करेंगे 95,000 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, या एग्जाम में आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 0.95 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर कितना आएगा? 1 लाख रुपया। तो आपकी फिर इनकम कितनी ट्रीट की जाएगी? 1 लाख रुपया। एक्चुअली मिले आपको ये वाली अमाउंट है, लेकिन हम ट्रीट किसको करेंगे? इसको, क्योंकि इसमें से टैक्स माइनस हुआ हुआ है, तो टैक्स को दोबारा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिर आगे जी हमारे पास सेक्शन 21C, सब सेक्शन सी ऑफ 21।
if payment is made for any expenditure, revenue and capital, ये मैंने खुद लिखा इसमें, without deduction of tax, आपने कोई पेमेंट कर दी और उसमें से टैक्स नहीं काटा, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, बार बार कह रहा हूं विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, वेयर अ पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स, जबकि उसको टैक्स उस वक्त काटना चाहिए था, और कलेक्ट टैक्स, इफ टैक्स शुड नॉट बी डिडक्टेड and payment is made without deduction of tax, then this is not a default and tax expenses shall be allowed. अब देखिएगा, पहले मैं इसकी एग्जांपल दूं फिर आपको। देखिए हमारे पास एक सिचुएशन ये है कि हमारी जो सैलरी है तो 6 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है। अब अगर आपने मिस्टर ए को सैलरी दी, मिस्टर बी को और मिस्टर सी को, मिस्टर ए की सैलरी है पर मंथ 30,000 पर मंथ, मिस्टर बी की सैलरी है 60,000 पर मंथ, मिस्टर सी की सैलरी है 50,000 पर मंथ। अच्छा पर मंथ है, हम अज्यूम करें कि पूरा साल आपने पेमेंट की, ये मैं टैक्सेबल अमाउंट बात कर रहा हूँ, तो ये कितनी हो गई 360,000 ए की, 720,000 और 6 लाख रुपया इसकी। अब जाहिर बात है कि आपने पहले ये देखना है कि आपने टैक्स काटना है या नहीं काटना। अब आपने मिस्टर ए का टैक्स नहीं काटना, मिस्टर बी का टैक्स काटना है, मिस्टर सी का भी टैक्स नहीं काटना क्योंकि उसकी बीटीएल है, बिलो टैक्स लिमिट है। अगर आपने मिस्टर ए को टैक्स काटे बगैर पेमेंट कर दी तो दिस इज अलाउड, काटना ही नहीं था। लेकिन अगर आपने मिस्टर बी को पेमेंट कर दी क्लीन, यानी इसको टोटल और टैक्स नहीं काटा, नो टैक्स डिडक्टेड, तो फिर क्या होगा कि ये आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा पूरी अमाउंट। या अगर आपने कुछ अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स काटा और कुछ पे नहीं काटा, तो जितनी अमाउंट पे आपने टैक्स डिफॉल्ट किया उतनी अमाउंट डिसअलाउ कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा इस पे आपने टैक्स नहीं काटा तो अलाउड, क्योंकि इस पे टैक्स बनता ही नहीं था। तो बेटा बात ये है, यहाँ जो चीज सोचने वाली है वो नंबर 1, कौन कर रहा है प्रॉब्लम, किसी की आवाज आ रही है? चलो जी, मैंने ये कहा कि अगर आपने किसी का टैक्स काटना था, हाँ पहली बात ये है कि विदहोल्डिंग एजेंट थे, यस। नंबर 2 उसका टैक्स डिडक्ट होना था, यस। नंबर 3 आपने टैक्स नहीं काटा, ठीक है, आपने टैक्स नहीं डिडक्ट किया, तो फिर डिफॉल्ट होगा। लेकिन अगर आप विद होल्डिंग एजेंट थे ही नहीं तो बात चलेगी नहीं, आपने टैक्स काटना ही नहीं था, ना आपने टैक्स काटना था, ना आपने काटा और टैक्स ना काटा और ना ही जमा करवाया, तो ठीक हो गया। डिफॉल्ट तब होगा कि आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स कटना था और आपने टैक्स नहीं काटा, ये कंडीशंस पूरी होगी तो डिफॉल्ट होगा और आपकी अमाउंट डिसअलाउ होगी। मैंने बी का ये कहा कि देखें जैसे मिस्टर बी है, 60,000 रुपये उसकी टैक्सेबल सैलरी है पर मंथ, आपने 7,20,000 उसको देना था। अब आपने प्रिंसिपली उसका टैक्स काटना था यहाँ पे,
आपने टैक्स नहीं काटा तो ये जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा 7,20,000 रुपया। अगर आधी सैलरी का टैक्स काट लिया, आधी का नहीं काटा, तो फिर आधी डिसअलाउ कर दी जाएगी। अब देखें, मैंने ए और जो सी है इसकी सिचुएशन क्रिएट करके आपको बताया है कि देखें इस हालात के अंदर ए और सी में टैक्स कटता ही नहीं था, क्योंकि 6 लाख तक तो सैलरी एग्जेम्प्ट है, तो आपने टैक्स काटा भी नहीं, तो ये आपको डिसअलाउ नहीं होगा। अगर टैक्स नहीं कटता था और आपने नहीं काटा तो फिर ठीक है। प्रॉब्लम उस वक्त आएगी अगर आपने टैक्स काटना था और नहीं काटा। ठीक होगी बात। अब अगली बात सुनते हैं। ये पहली बात थी। सर ठीक है, देखिएगा, ज़हूर लिमिटेड बिजनेस एक्सपेंस इंक्लूड रेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस 360,000। ये पास पेपर का एग्जाम उसका क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ज़हूर लिमिटेड ने बिजनेस एक्सपेंस में रेंट है जो 3,60,000 था एंड मैनेजर सैलरी ₹350। इनकम टैक्स हैज नॉट बीन विदहेल्ड फ्रॉम सैलरीज एंड रेंट। ना इस पे टैक्स कटना था ना इस पे कटना, हैज नॉट बीन विदहेल्ड, नहीं काटा गया। Rent expenses are not allowed as an expense because payment is made without deduction of tax। क्योंकि जो रेंट का आपने देखा, जो उसका हमारी किताब में चार्ट मौजूद है, उसमें 2 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर वाली जो अमाउंट आपकी बनती है 1,60,000, उसका तो 5% आपने टैक्स काटना था और आप हैं भी कंपनी। ठीक है, तो आपने अगर इसका टैक्स नहीं काटा तो आपको 3,60,000 रुपया जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि फुल अमाउंट जो है वो आपने क्या की, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स उसको पे कर दी हुई। लेकिन सैलरी जो पे की जा रही है वो है 350,000, तो इसमें तो टैक्स बनता ही नहीं था, तो लिहाजा ये डिसअलाउ नहीं की जाएगी। ये यहाँ 6 लाख रुपए आना चाहिए। ये मेरे से सवाल पूछिएगा, मुझे इसकी समझ नहीं आई आपने क्या क्वेश्चन किया। सर वो कह रहा है कि अगर विद होल्डिंग एजेंट था तो उसने तक टैक्स नहीं काटना होगा था तो वो जब आप टैक्स कट ना करो, क्योंकि कट नहीं करना था। हाँ, अगर आपने टैक्स काटना ही नहीं था और टैक्स काटा भी नहीं तो फिर डिफॉल्ट तो नहीं हुआ ना। बड़ी कॉमन सी ये एग्जांपल है कि अगर एक वार्डन है वो खड़ा हुआ है एक एक इशारे के ऊपर, किसी शख्स ने इशारा नहीं काटा तो आपने इसको रोका भी नहीं, तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर किसी ने इशारा काट दिया और आपने उसको नहीं रोका तो फिर आपसे पूछा जाएगा अभी फलां शख्स जो था वो ट्रैफिक वायोलेशन में इन्वॉल्व था और आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं। तो इसी तरह अगर आपने किसी शख्स का टैक्स ही नहीं काटना और आपने काटा भी नहीं तो भाई ये ठीक है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि आपने किसी का टैक्स डिडक्ट करना था लेकिन आपने उसको पूरी पेमेंट कर दी, तो फिर वो डिफॉल्ट हो जाएगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। आगे देखिएगा ये एग्जांपल, मिस्टर हमीद पेड ₹50,000 एज अ कंसल्टेंसी टू अ नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब आपने इसका टैक्स काटना था, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, हमारा सेक्शन है 152, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो ये डिसअलाउ कर दी जाएगी अमाउंट। Bashir paid 50,000 as a consultant to Mr. Michael, a non-resident, without deduction of tax because he had taken the exemption certificate from the tax department। आपने मिस्टर माइकल को पेमेंट की और मिस्टर माइकल ने क्या किया कि टैक्स डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट ले आया हुआ था। यानी ऐसा पॉसिबल है कि आप पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड करें तो सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले आप कमिश्नर के पास चले जाएं और उसे कहें कि जनाब मुझे एक टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे दें कि मैं पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा और लोग मेरा टैक्स नहीं काटेंगे। कमिश्नर आपको वो लेटर इशू कर देता है और जब आपने उसे टैक्स काटने लगे तो उसने आपको लेटर दिखा दिया, उसने कहा जनाब आप हमारा टैक्स नहीं काटेंगे क्योंकि ये मेरे पास सर्टिफिकेट है। आप उस सर्टिफिकेट की कॉपी अपने पास रख लें और उसको क्लीन पेमेंट कर दें, तो ये डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिएगा, अब मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाने लगा हूं पूरे की, जो इसमें बाद में अमेंडमेंट्स भी आई हैं, उसकी अब मैं चेंज कर आपको बताने लगा हूं। देखें, एक चीज है
मैं अब फ्लो बनाने की कोशिश करता हूं, अगर वो ठीक बन जाए तो। पेमेंट, आपने पेमेंट की। अब पहली सिचुएशन ये है कि यू आर विदहोल्डिंग एजेंट, यस और नो। आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं या नहीं है? अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सपेंस आपको अलाउ होगा और आपने टैक्स काटना भी नहीं था। सिचुएशन ये है कि आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, यस। सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स कटना था या नहीं। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड। दूसरी सिचुएशन है कि टैक्स नॉट टू बी टैक्स नहीं कटना था, ठीक है। अच्छा, अब टैक्स जो था वो नहीं कटना था और आपने नहीं काटा, तो ये डिफॉल्ट नहीं हुआ, ये ओके है, ये आप क्लियर है। यहाँ पर आपको, आप विदहोल्डिंग एजेंट थे लेकिन टैक्स ही नहीं कटना था। अगली सिचुएशन ये है कि टैक्स कटना था, टैक्स आपका कटना था, क्या आपने टैक्स को डिडक्ट किया? ठीक है, हैज टू डिडक्टेड, आपने टैक्स को डिडक्ट किया, यस। विदहोल्डिंग टैक्स, नो। आपने टैक्स काट लिया तो फिर भी आपको ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। आपने टैक्स काटना था, नहीं काटा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको ये डिस अलाउ हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिएगा, आपने टैक्स काट लिया, डिपॉजिट करवा दिया, यस। यस और नो। अगर आपने डिपॉजिट करवा दिया तो ठीक है, और अगर डिपॉजिट नहीं करवाया तो फिर भी आपको डिसअलाउ हो जाएगा। भाई आपने किसी का टैक्स एफबीआर का किसी के साहब से रखा हुआ है, तो भाई जमा करवाएं उसे। अब आप, अगर आपने जमा नहीं करवाया तो ये ऐसे ही है कि आपने काटा ही नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? तो इसलिए टैक्स आपने काटना भी है और जमा भी करवाना है। अब आते हैं इस, मैं करता हूं अभी इसमें। अच्छा, अब आ गया जी आपका विद होल्डिंग टैक्स। आप टैक्स कटना था, आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं किया तो डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ पर लॉ ने एक ऑप्शन दी है, ये भी हो सकता है कि आप टैक्स ना काटें तो आप खुद जमा करवा दें, ठीक है। आप टैक्स जो है वो खुद जमा करवा दें। टैक्स इज पेड बाय द पेयर, टैक्स पेड बाय यू। आपने अपनी जेब से टैक्स जमा करवा दिया, यस नो। अगर आपने अपनी जेब से जमा टैक्स करवा दिया तो अलाउड है आपको, और अगर नहीं जमा करवाया अपनी पॉकेट से तो फिर आपको अगेन डिस अलाउ ही रहेगा। मैं अभी आपको दोबारा एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये जो टैक्स आपने जमा करवाया, इस कौन सा था? ये क्या ये सैलरी का था या कोई अदर एक्सपेंसेस थे? ठीक है, ये इतनी लंबी कहानी याद नहीं करनी, ऐसे मैं आपको सिर्फ जरा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदर एक्सपेंसेस से क्या मुराद है कि आपने सैलरी के अलावा परचेज की, आपने जो थे वो कोई रिपेयर के एक्सपेंसेस पे किए, कोई स्टेशनरी आपने पे की, परचेज की है, इस तरह के एक्सपेंसेस है, ठीक है। क्या इस तरह की चीज है या नहीं है? दोबारा सुने, अब जरा इस सिचुएशन को दोबारा देखते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स की हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट की आपने, क्या टैक्स विदहेल्ड हो, आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, यस और नो। अगर तो आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है तो बात खत्म हो गई।
अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, अगला सवाल ये है कि क्या टैक्स कटना था या नहीं, यस और नो। आप कहते हैं नहीं कटना था, तो आपने काटा भी नहीं तो ठीक है, अलाउड। टैक्स कटना था, क्या आपने टैक्स काटा, यस, ठीक है तो अलाउड है। अलाउ उसके बाद क्या आपने टैक्स डिपॉजिट करवा दिया, यस तो ठीक है, आपको ये एक्सपेंस अलाउ है। लेकिन अगर टैक्स काटने के बाद आपने जमा नहीं करवाया गवर्नमेंट के पास, तो फिर भी ये डिसअलाउ हो जाएगा। यानी टैक्स काटना भी है और जमा भी करवाना है। अब आ जाए इधर, आपने टैक्स काटना था, नहीं काटा। अगली ऑप्शन ये है, क्या आपने अपनी पॉकेट से टैक्स जमा करवा दिया, नहीं तो ठीक है, ये डिफॉल्ट ही रहा। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप अपनी पॉकेट से जमा करवा दें, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये अलाउ होगा। आगे इसकी दो डायमेंशन है, क्या ये जो टैक्स आपने जमा करवाया ये सैलरी का है या किसी और का है, उसकी क्या सिचुएशन है, अब मैं आपको समझाता हूँ, जरा गौर से सुनना है आपने। आपने, हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक सो 5, टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, आपको याद होगा कि उसमें हम पढ़ते आ रहे थे कि टैक्स इज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स जमा करवा सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने किसी को सैलरी पे की, वो सैलरी थी आपकी 8 लाख रुपया, 800 कर ले, मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे कोट कर रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहे। और आपने प्लस 100 रुपया उसका टैक्स जमा करवा दिया। आपकी एक्चुअल पेमेंट कितनी हुई, आपने 800 रुपया एम्प्लॉय को दिया और 100 रुपया आपने क्या कर दिया कि उसका FER को टैक्स जमा करवा दिया। ठीक है, आपकी एक्चुअल पॉकेट से पैसे कितने गए हुए हैं, 900। सवाल ये है कि क्या ये आपका एक्सपेंस है या नहीं। अच्छा, इससे पहली एग्जांपल देखिएगा, नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि आपने किसी साहब को दिए 800 रुपया, उसके आपने क्या किया, उसमें से 80 रुपए काट लिए, आपने उसको पेमेंट एक्चुअल कितनी की, आपने उसको पेमेंट कर दी 720 रुपीज की, और 80 रुपीज आपने FBR को दे दिए। ऐसे ही हुआ ना, तो आपका एक्सपेंस कितना हुआ, 800 रुपया, यानी 80 और 720, यानी एक्चुअल आपकी पॉकेट से गया 800 रुपया। कुछ पैसे आपने एम्प्लॉय को दे दिए, कुछ आपने टैक्स जमा करवा दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ तो बात थी साफ कि आपका यही एक्सपेंस बनता है। यहाँ सिचुएशन ये हो रही है कि एम्प्लॉय ने आपसे कहा भाई आप मेरा टैक्स खुद जमा करवाएंगे अपनी पॉकेट से, तो आपने 800 रुपया उसको दिया, 100 रुपया उसका टैक्स जमा करवा दिया, आपका एक्सपेंस तो हो गया 900 का। सवाल ये है कि मेरा एक्सपेंस 800 होगा या 100 रुपया होगा, तो यहाँ आंसर ये है 900 ये होगा। क्यों, क्योंकि लॉ ने आपको इजाजत दी है कि आप अपने एम्प्लॉयज का टैक्स जमा करवा सकते हैं। ये बात सुन लीजिएगा, क्लियर हो गई। क्या हम हर एक का टैक्स जमा करवा सकते हैं, अगला सवाल, क्या मैं हर एक का टैक्स जमा करवा सकता हूं और मुझे एक्सपेंस अलाउ होगा, कैन आई पे टैक्स ऑफ एवरी सप्लायर, ठीक है, क्या हर एक का, द आंसर इज नो। आप जमा करवाएं वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर टैक्स अलाउ नहीं होगा। अब सुनिएगा, अब हम एग्जांपल लेते हैं एक और। आपने परचेज की, किसी से सर्विसेज की पेमेंट की, किसी को 1 लाख रुपए की। असूल ये था कि आप इस 1 लाख रुपए में से आप 10% इसका माइनस करें, 10,000 रुपया, तो आपने 1 लाख को 2 हिस्सों में पे करना था। आपने 1 लाख रुपया पे करना था उसको वेंडर को जिसने आपको सर्विसेज दी,
ठीक है, 90,000, और 10,000 रुपया आपने FDR के अकाउंट में जमा करवाना था बैंक में जाके, तो आपने 1 लाख की इस तरह से पेमेंट करना था, तो फिर आपको 1 लाख अलाउ हो जाता कि जी ठीक है, आपने डिफॉल्ट नहीं किया, 1 लाख की जो पेमेंट है वो आपने सही तरीके से वैसे ही की जैसे हमने कहा था, ये तो ऐसे ही था। लेकिन आपने क्या किया कि आपने गलती से या जैसे भी है उस साहब को 1 लाख की पेमेंट कर दी, ये सिचुएशन हुई है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, पेमेंट विदाउट टैक्स डिडक्शन। आपको पता चला कि यार इस 1 लाख के डिसअलाउ होने की वजह से मुझे 29,000 एक्स्ट्रा टैक्स पड़ रहा है, मैं कंपनी हूं। आपने क्या किया कि अपनी जेब से FBR को 10,000 रुपया जमा करवा दिया। आपका एक्चुअल एक्सपेंस आपकी पॉकेट से कितने पैसे गए? 1 लाख और ये 10,000 रुपया, तो आपका हुआ 1,10,000 रुपया आउटफ्लो। तो सवाल ये है कि क्या ये 1,10,000 रुपया अलाउ होगा? द आंसर इज नो। आपको इस केस में कितना अलाउ होगा? 1 लाख रुपया। हाँ, इस टैक्स के जमा करवाने की वजह से ये अमाउंट अलाउ हो गई, ये वाली 1 लाख रुपया। अगर आप ये ना करते 10,000 रुपया जमा, तो फिर ये डिस अलाउ हो जाती। या तो आप अमाउंट में से टैक्स काट के जमा उसको दें, फिर भी ठीक है, या अपनी जेब से जमा करवा दें। डिपार्टमेंट का तक कोई मसला नहीं, आप टैक्स काट लें उसका, उसको नेट पेमेंट कर दें, या अपनी जेब से जमा करवा दें। दोनों सूरतों में मैं इसको डिफॉल्ट नहीं गिनूंगा, मैं इसको डिफॉल्ट नहीं गिनूंगा। लेकिन अगर आपने ना टैक्स काटा और ना ही आपने अपनी पॉकेट से जमा करवाया, तो मैं इसको डिफॉल्ट गिनूंगा और आपको एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ, वो कहता है सिर्फ इम्प्लॉइज के सिलसिले में जो आप टैक्स अपनी जमा से जेब से जमा करवाएंगे, मैं उसको क्या करूंगा, आपकी एक्सपेंस गिन लूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई और टैक्स अपनी पॉकेट से जमा करवाओगे तो वो आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। ये थी जी सारी कहानी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। मैंने सर्विस के अंदर सिर्फ ये बात की है कि मैं असल में ना एडवांस टैक्स आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं। मैंने सिर्फ ये बात की कि अगर आपने किसी का टैक्स काटना था और नहीं काटा, और लेकिन अपनी जेब से जमा करवा दिया, वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये जो टैक्स आपने जमा करवाया है ना अपनी पॉकेट से, ये आपका एक्सपेंस नहीं होगा। बेशक आपका एक्सपेंस बन चुका हुआ प्रैक्टिकली, असल में आपने इस सर्विस के अगेंस्ट उसको जो पेमेंट की है वो की है 1,10,000 रुपए की। लेकिन वो जो टैक्स है ना वो आपको अलाउ नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपका एक्सपेंस बच जाएगा, वो आप अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। ये मैंने बात की। जी बिल्कुल, आप किसी का भी टैक्स जमा करवा सकते हैं, कानून आपको मना नहीं करता, आपको कानून मना नहीं करता। लेकिन अगर आप उसका सवाल ये है, वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, आपको कोई मसला नहीं है, सही टैक्स जमा करवा दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो जो टैक्स आप अपनी जब जेब से जमा करवाएंगे उसको एक्सपेंस नहीं गिना जाएगा। वो पूछ रहे हैं जी ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये विद होल्डिंग एजेंट है या नहीं है? नॉर्मली आपके एग्जाम के अंदर वो बता देता है कि उसने विदाउट पेमेंट उसने टैक्स जमा करवा दिया। क्योंकि ये वो है नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है विद होल्डिंग टैक्स, तो इसलिए हमें ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो बता देगा नॉर्मली कि ये है या नहीं है। कहते जी इस तरह पूरा साल एम्प्लॉयर खुद से टैक्स पे कर दे अपनी एम्प्लॉय की और उनसे उनसे टैक्स ना ले, तो इस तरह से एम्प्लॉय की ओवरऑल इनकम इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल जाहिर, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना चैप्टर 5 के अंदर कि जितना टैक्स आप एम्प्लॉय का जमा करवाएंगे वो सारे का सारा वो हो जाएगा, वो सारे का सारा जो एक्सपेंस है वो आपको अलाउ हो जाएगा।
वो आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। जी सर, सर्विसेज के रिगार्डिंग पेमेंट की एंट्री सर्विस और कैश, तो ये एक्सपेंस नहीं है। हाँ, अगर आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो ये आपका एक्सपेंस नहीं गिना जाएगा। ठीक है, आपको टैक्स काटना पड़ेगा उसका। जी चलें जी आगे। ये था जी हमारा एक्सपेंस का एक बड़ा लंबा चौड़ा एक इशू था, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ये एक नीचे एग्जांपल है, वो देख लीजिएगा। यहाँ खालिद साहब ने एक और एग्जांपल भी कोट की है कि अगर आपने किसी शख्स को लॉटरी है, उसकी लॉटरी निकलेगी तो फिर क्या करना है। ये भी आपकी किताब में है, तो जरा इसको भी सुन लीजिएगा। देखिए, आपका जो लॉटरी के ऊपर या प्राइस बॉन्ड के ऊपर कितना है आपका टैक्स? 15% राइट नाउ। एक में भी आपको आंसर करता हूँ। लेकिन लॉटरी और विनिंग के ऊपर कितना है? वो है 20%। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये कौन सा है आजकल वो काफी ज्यादा, ये पैकेजेस मॉल है और इसके साथ वो एम्पोरियम है। उसमें आपको पता है आ रहा होता है कि जनाब आप अगर डेली 10,000 रुपए की शॉपिंग करें, ऐसी मैंने ऐड देखी है, एंड हैव अ चांस टू विन BMW, वो ऐसे वो कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब भी आप किसी को इनाम देंगे तो ये आपका प्रमोशनल एक्सपेंस होगा। अब अज्यूम करें कि BMW जो है वो 20 मिलियन की है, 20 करोड़ 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 20 मिलियन की। जब आपका इनाम निकल आया, खुदा ना खास्ता आपका ये BMW आपकी गाड़ी निकल आई, उसमें से आपने शॉपिंग की, गाड़ी मिल गई आपको, तो ये गाड़ी आपको वो नहीं देंगे, वो आपसे कहेंगे भाई इसका 20% टैक्स जमा करवाओ। अगर तो आपको कैश मिले 20 मिलियन, तो आपको 20 मिलियन कैश नहीं देंगे, इसमें से क्या करेंगे वो 20% इसका टैक्स काट के बाकी पेमेंट यानी 4 मिलियन आपका काट लेंगे। 40 लाख रुपए आपका टैक्स काटने के बाद बाकी जो आपकी 16 मिलियन की पेमेंट है आपको कर दी जाएगी। लेकिन अगर इन काइंड हो तो उसमें क्या किया जाता है कि फिर आपसे कहा जाता है कि आप ये 4 मिलियन यानी 40 लाख रुपया टैक्स जमा करवाएं और आके हमसे गाड़ी ले जाएं। ये तरीकेकार होता है इसका फिर। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछे। एक साहब कह रहे थे कि मैंने क्वेश्चन पूछना है। मेरा क्वेश्चन था सर कजन की निकली थी जी, माशाल्लाह जी, मुबारक हो। तो टैक्स जमा करवाया होगा उन्होंने। वो कह रहे हैं जी मेरे कजन की गाड़ी जो थी वो इनाम में से निकली थी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। वो कहते हैं जी अगर हम किसी का टैक्स ना जमा करवा सकें, टैक्स कटता था आपने जमा नहीं करवाया, तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। कोई मसला नहीं है, वो टैक्स टैक्स क्या होगा, एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा वो, बस ये फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, अब चलते हैं उसके आगे। अच्छा, एक परचेजेस का है, ये एक्सेप्शन है, जरा ये नोट कीजिएगा एग्जाम में कि if purchases are made and payment is made without deduction of tax, then 20% of the amount shall be added back। उसकी 20% अमाउंट होगी, ये एक्सेप्शन है उसकी। अब देखिएगा, मैंने एग्जांपल दी, स्टॉक एंटरप्राइजेज परचेज स्टॉक of rupees 100,000 and made a payment of 100,000 against and सर्विसेज। उसने दो काम किए। नंबर 1, उसने किसी से स्टॉक परचेज किया लाख रुपए का, और एक साहब से उसने सर्विसेज ली और उसको भी लाख रुपए की पेमेंट कर दी। टोटल पेमेंट कितनी कर दी उसने? 2 लाख रुपए की।
द पेमेंट वर मेड थ्रू चेक्स बट टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड, तो उसने टैक्स नहीं काटा। ठीक है, अब होगा क्या, जो सर्विसेज है वो तो सारी की सारी डिसअलाउ हो जाएंगी, लेकिन लॉ ने एक एक्सेप्शन ये दी है कि अगर आप वो चीज स्टॉक इन ट्रेड परचेज करें, स्टॉक इन ट्रेड, चेयर्स का कारोबार करते हैं, चेयर्स आपने परचेज की हैं और आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो सारी अमाउंट एड बैक नहीं होगी बल्कि उसका 20% सिर्फ एड बैक होगा। इसलिए एग्जाम में आपने इस पॉइंट को ध्यान से देखना है कि जिस चीज की पेमेंट कर दी गई विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, क्या वो परचेजेस तो नहीं थी, तो फिर टोटल का सिर्फ 20% डिसअलाउ होगा, सारे के सारी अमाउंट डिसअलाउ नहीं की जाएगी। चले थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। आपने सर ये स्टॉक परचेजेस से परचेज की मुराद बात, स्टॉक इन शेयर ट्रेड है। परचेज की 10 मिलियन की, 1 करोड़ रुपए की, सर ये उसमें परचेजेस से मुराद आपने स्टॉक इन ट्रेड है। 8 मिलियन का टैक्स काट लिया, 2 मिलियन पे टैक्स नहीं काटा। ठीक है, मुझे बताएं कितना डिफॉल्ट होगा, कितना एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ किया जाएगा, कोई बता सकता है? टोटल आपकी परचेज है 10 मिलियन की, जी शाबाश। कासिम कह रहा है जी 4 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक है, ये तो अलाउ हो गया। डिफॉल्ट किसका होगा? 2 मिलियन का, तो 2 मिलियन का 20% आपको 4 लाख रुपया आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, जो आपने एज अ परचेज एक्सपेंस क्लेम किया हुआ। ये बात मैंने आपको बता दी है कि अगर उसने अपनी जेब से टैक्स जमा करवा दिया तो फिर आपको अलाउ हो जाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें। This conference will now be recorded. जी मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? जी ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज देखिएगा, क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? सर काइंडली ये नोट्स जो लिख रहे हैं ये शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पर। बेटा मैंने ग्रुप कर दिए मैं उसामा, ये नोट्स मैंने ग्रुप से ही डाउनलोड अभी किए हैं, मैं दोबारा कर दूंगा। अच्छा जी, ये बात थी अभी तक जो हमने मेन बातें पढ़ी, जरा मैं उसको आपको रिपीट करवा दूं। एक चीज हमने पढ़ी कि आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ हैं। पहली चीज है टैक्स, वो आपने पे किया हो, विदहेल्ड किया हो, राइट, या लोगों ने आपका टैक्स विदहेल्ड किया हो, कोई भी एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं है। मास वाई जो हमने अभी बात की कि आपने पेमेंट जो की है, सर अगर सर्विसेज परचेज करूंगा, बेटा नहीं सर्विसेज परचेज नहीं होती, सर्विसेज को परचेजेस कहते नहीं है, ये बात याद रखें। सर्विसेज को परचेजेस जब भी आप इंग्लिश में यानी अकाउंटिंग में परचेजेस का वर्ड यूज करेंगे तो उससे टिपिकली मुराद जो है वो स्टॉक इन ट्रेड लिया जाता है। सर्विसेज को तो सर्विसेज कहा जाता है, सर्विसेज के लिए अंग्रेजी में वर्ड ये यूज होता है सर्विसेज रिसीव्ड। ठीक है, स्टॉक परचेज ये वर्ड होता है। पेमेंट आपने की और टैक्स नहीं काटा, ठीक है, तो पेमेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, ये भी डिसअलाउ होंगे। अब तीसरी बात जो आ रही है वो इसी के रिगार्डिंग एक नया सेक्शन है, ये वाला, इसको लिखेंगे 21 CA। मैं भी आपको रिप्लाई करता हूँ उसका। कमीशन एक्सपेंस शैल बी इनएडमिसिबल विच इज इन एक्सेस ऑफ 0.2%, ये 2% नहीं है, ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज ऑफ आइटम लिस्टेड अंडर थर्ड शेड्यूल। ये एक लफ्ज याद रख लीजिएगा, ये सेल्स टैक्स में भी यूज होगा। थर्ड शेड्यूल, जिनको रिटेल गुड्स इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? रिटेल गुड्स।
ये आज लफ्ज याद कर लीजिएगा कि सेल्स टैक्स का जो थर्ड शेड्यूल है ये रिटेल गुड्स को डील करता है। रिटेल गुड्स में क्या है आपके सोप, शैम्पू, ठीक है, इसमें इस दफा इन्होंने उसके अंदर डिटर्जेंट्स, सीमेंट, ठीक है, ये वाली चीजें भी उसमें उन्होंने डाल दी हुई हैं। ठीक है, ये चीजें उसमें वो आपकी आ जाएंगी, एक्सेट्रा मैंने और चीजें डाल दी हैं कि ये थर्ड शेड्यूल की आइटम है। तो अब यहाँ बात सिर्फ कमीशन की हो रही है, जरा ध्यान से देखना आपने। कमीशन एक्सपेंस पिछले दो सब सेक्शंस के अंदर ओवरऑल बात हो रही थी, कोई भी चीज यानी स्टॉक परचेज करें जनरल बात हो रही थी, कोई भी पेमेंट करें विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, कोई भी टैक्स। अब बात सिर्फ हो रही है कमीशन की। आपने कमीशन पे की इन एक्सेस ऑफ 0.2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, जो भी ग्रॉस अमाउंट है, वो आइटम्स जो थर्ड शेड्यूल की है, ठीक है, तो आपने उसकी पेमेंट की where the recipient of the commission is not appearing in active taxpayer list। ठीक है, अब जरा तसव्वुर में लाइएगा कि आप टी में डील करते हैं, चाय बनाते हैं। चाय में कौन कौन से इस वक्त मार्केट में लोग मौजूद हैं? आपका जो है वो लिप्टन है, ठीक है, वाइटल है, इस तरह के और लोग भी हैं। आप ये हैं, आप किसी को कमीशन दे रहे हैं, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट दी सेल, कमीशन फॉर। आप लोगों से कहते हैं कि भाई ये मेरी चीज बेचे तो मैं आपको कमीशन दूंगा इसकी। आपने ये ख्याल करना है कि वो बंदा क्या एटीएल में शामिल है या नहीं, क्या वो टैक्स पेयर एफबीआर की जो लिस्ट है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, क्या उसमें उसका नाम है या नहीं। अगर उसका नाम है तो आप जितनी मर्जी कमीशन दे दें अलाउड, बाकी कमीशन बाकी कंडीशन वही है कि अगर टैक्स कटता है तो वो काटना है, प्लस आपने उसको चेक के थ्रू पेमेंट करनी है तो करनी है। यहाँ सवाल ये है कि आप उसको कितनी कमीशन दे सकते हैं, कितनी भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चले, अगर वो साहब उस एटीएल में नहीं है तो फिर लॉ ने कहा कि वो जो आप उसको ग्रॉस अमाउंट जो उसको पे कर रहे हैं, जो जो सप्लाईज हैं सेल वैल्यू का, उसका 0.25% ये मैक्सिमम अमाउंट हम आपको अलाउ करेंगे। अगर इससे ज्यादा की आप उसको करेंगे वो कमीशन आपको डिस अलाउ कर दी जाएगी, ये आपको कहा जा रहा है। इसकी एग्जांपल देखिएगा, administration expenses include commission expenditure of 66,000 paid to Mr. Hamid against the supply of retail goods listed under third schedule of sales tax. The gross sales value of these items were 3 million। 30 लाख की वो चीजें थी जो मिस्टर हमीद को कहा गया कि आप इसको बेच दें, और उसके अगेंस्ट उसको कमीशन कितनी दी गई है? 66,000 रुपए की। Mr. Hamid was not listed in the active taxpayer list, only 6,000 that is allowed। तो अब डिपार्टमेंट उसको कहता है कि भाई आपने 66,000 रुपये उसको कमीशन दी है 30 लाख की चाय बेचने के ऊपर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब चूंकि मिस्टर हमीद जो है वो एटीएल में नहीं, तो आपको मैक्सिमम एक्सपेंस कितना अलाउ किया जा रहा है? 6,000। कैसे? 3 मिलियन का 0.2% 6,000 रुपया। अच्छा, अब अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो है 25 लाख रुपया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे 60,000 रुपया, क्योंकि ऊपर आपने यहाँ पर 66,000 एक्सपेंस माइनस किया हुआ है, जबकि आपको अलाउ कितना था? 6,000 रुपया।
तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, 25,60,000 रुपया। ये आपको डिसअलाउ कर दिया गया अंडर सेक्शन सी ए, सब सेक्शन सी ए ऑफ 21। हाँ, अगर ये साहब ATL में होते तो फिर आपकी कुछ भी चीज ऐड बैक ना की जाती, ये इशू था यहाँ पर। ठीक है, ये बात यहाँ बताई जा रही। अच्छा जी, इसके बाद 3 चीजें हो गई हमारी। नंबर 1, मैं दोबारा रिपीट करवा दूं कि आपको टैक्सेस अलाउ नहीं है, फिर आपने पेमेंट करते हुए टैक्स विद हेल्ड करना है। तीसरी बात, कमीशन आपने जो पे करनी है रिटेल गुड्स की, उन लोगों को पे करें जो ATL में है, अगर नहीं तो फिर उसकी लिमिट हो जाएगी वो कितनी, 0.2%। लेकिन अगर आपने उसको 0.2% भी पे की और उस पर टैक्स बनता था वो नहीं काटा तो वो डिसअलाउ हो जाएगी, ये मत याद रखें। यानी किसी एक भी सेक्शन की वायोलेशन होगी तो वो अमाउंट आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी। समझ आ रही है ना? यानी ये 6,000 रुपया आपने उसको अलाउ किया जा रहा है, उसकी कंडीशन ये साथ है कि जो बाकी आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी पूरी करनी है। अब आ गया जी एक और सेक्शन, ये बिल्कुल हटके सेक्शन आया है, इसलिए डाल दिया गया क्योंकि अभी यहाँ पर इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस डिस्कस हो रहे हैं, इसलिए इसको भी ऐड कर दिया गया। मैं आज इतना ही करवाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है सेक्शन, इसलिए हम इससे ज्यादा आगे नहीं चलेंगे। Where a person supplies product listed in the 3rd schedule, दोबारा आ गया, सेल्स टैक्स एक्ट ऑन एनी प्रोडक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड FBR अंडर अ डीलरशिप अरेंजमेंट, यहाँ स्पेसिफिकली कह दिया गया, यानी यहाँ डीलर की बात की जा रही है कि अगर आपने किसी डीलर को पेमेंट की। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये डीलर्स वगैरह क्या होते हैं ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो। देखिए, एक होता है मैन्युफैक्चरर, जैसे नेस्ले है। नेस्ले आगे क्या करता है कि अपने वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, यानी वो लाहौर जैसे है हमारा शहर, वो लाहौर के हिस्से बनाता है। वो कहता है जी ये दरमियान में नहर चल रही है, ये हमारा जोन जो है वो ए है। नहीं बेटा, ये वो प्रॉपर्टी डीलर की बात नहीं हो रही, ये जोन बी है, ये जोन सी डी, ये के एफ एम, इस तरह से ये जोन है। तो उसने वो करता क्या है, वो कहता है कि मेरे यहाँ जो भी शख्स ये इस इलाके में, ए इलाके में फलां बंदा मेरा डीलर है, इस इलाके में जितना भी मेरा पानी बिकेगा या मेरा वो दूध बिकेगा वो सारी की जो है कमीशन किसको जाएगी, ए को, ये मेरा डीलर है। यहाँ बी ये इलाके हैं जिनके अंदर अलग अलग डीलर मौजूद होते हैं, पेप्सी के होते हैं, ये बड़े बड़े, पेप्सी हो गया, इन सब ने अपनी डीलरशिप दी होती है, नेस्ले, पेप्सी, PTCL वगैरह सब ने। उस फिर इलाके के अंदर होलसेलर भी होते हैं जो इस डीलर के नीचे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इसके नीचे होलसेलर हो गए, ये सारे लोग मिलके काम करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो डीलरशिप अरेंजमेंट में आया हुआ है, कोई भी डीलरशिप दे रहा है, इन सब लोगों को, उसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जब आप रिटेल गुड्स में डील करें तो आपने क्या करना है। विद द डीलर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड, फिर यहाँ बात आ गई, वो डीलर जो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द सेल्स टैक्स एंड आर नॉट अपेयरिंग इन द ATL अंडर द इनकम टैक्स, ना इधर ATL में है ना सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, एन अमाउंट इक्वल टू 75% ऑफ द डीलर्स मार्जिन शैल बी एडेड बैक, तो उसकी 75% जो उसकी डीलर की जो मार्जिन है वो ऐड कर दिया जाएगा in the income of the person making such supplies. 10% of sale price of the shall be treated as a dealer margin. ये कहानी इतनी लंबी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझना है। इफेक्टिवली जो बात की जा रही है कि 7.5% ऑफ द सेल वैल्यू शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द सप्लायर, अगर ये डिफॉल्ट हुआ, अगर तो वो डीलर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है प्लस इनकम टैक्स की ATL में भी शामिल है, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर ये रूल अप्लाई
नहीं होगा, ये बात जहन में रखिएगा। चलें अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। वाइटल लिमिटेड सप्लाइड टी, टी क्या है, थर्ड शेड्यूल की आइटम है। हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 1000 पर केजी टू रजाक सन्स, एक डीलर है उसको उन्होंने दे दी। Who is not registered under the Sales Tax Act and also inactive in income tax, और income tax में भी inactive है। रजाक is entitled 5% commission on the sale, उसको 5% commission दी जा रही है। During the years rupees 75 will be added in the income of the Vital Limited, ठीक है, उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। कैसे? उसकी वैल्यू कितनी है, 1000, उसका मार्जिन कितना लॉ एज्यूम कर रहा है, 10%। ये 10% कहां से आया, ये हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसका इसका मतलब एज्यूम किया गया कि वाइटल ने जो कमीशन पे की है वो 100 रुपया पे की है, तो उस कमीशन का 75% डिसअलाउ कर दिया गया। किस वजह से? क्योंकि जो रजाक है वो ना जीएसटी में या एटीएल में शामिल नहीं है, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो उसका 75 पर केजी विल बी एडेड बैक। अब अगर उन्होंने हालांकि अब देखें कि वो तो उसको 5% कमीशन दे रहा है, वो तो 50 पर केजी कमीशन जा रही है, लेकिन लॉ कहता है नहीं, मैं अज्यूम करूंगा कि तुम इसको 10 रुपए कमीशन दे रहे हो। अब देखिएगा, अगर वाइटल ने चाय बेची है, उसने चाय बेची है 500 केजी, तो 500 केजी इंटू 1000 कितना हो गया आपका, 5 लाख रुपया, ठीक है। इस 5 लाख वैल्यू का 7.5% उसकी इनकम में क्या कर दिया जाएगा, ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो वो बेशक पिटता रहे कि मेरी तो इतनी कमीशन भी नहीं मैंने दी, यानी ये इसका जरा 7.5% लीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है। पांच लाख का 7.5% लीजिएगा, थर्टी 375, ये 37,500। हालांकि एक्चुअली क्या हुआ है कि उसने कमीशन कितनी दी है उसको, 5%, तो 25,000 रुपया। लेकिन उसको नुकसान क्या हुआ कि उसकी बेचारे की, वो कह रहा भाई मैंने एक्सपेंस तो 25,000 रुपया मेरा एक्चुअल एक्सपेंस है, लेकिन लॉ कहता है कि मैं तुम्हारी इनकम में कितना ऐड कर दूंगा, 37,500। तो बहरहाल ये लॉ की एप्लीकेशन है, तो यही किया जा सकता है, या वो फिर वाइटल यही करे कि चुप करके इसको एक्सपेंस ही ना क्लेम करे, तो कुछ भी एड बैक नहीं होगा, 25,000 रहने ही दे, फिर उसको एक्सपेंस शो ही ना करे। फिर दूसरा तरीका तो यही हो सकता है, क्योंकि अगर वो कहेगा मैंने दिया है, तो फिर बेशक उसका एक्सपेंस कम है, उसकी ये अमाउंट फिलहाल उसमें एड बैक कर दी जाएगी। ये था जी हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। ये आज तक हम इसको ये डिस्कस कर लेते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं।